नमस्कार। कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। और आज हमारी ये छठी चर्चा इसी खोज के बारे में है। हम द प्रिंट में छपे एक लेख के जरिए सीरिया के द्रुज समुदाय को समझने की कोशिश करेंगे जी। उनके बारे में एक कहावत भी है, काफी दिलचस्प। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि जब भाग्य मेहरबान होता है तो ईसाई हवेली बनाएगा, मुसलमान मक्का जाएगा, और द्रुज? और एक द्रुस वो बस और हथियार खरीदेगा। अच्छा, मतलब ये उनकी असलियत दिखाता है। हाँ बिल्कुल, ये कहावत उनकी सच्चाई, उनके इतिहास, हथियार और स्वायत्तता की जरूरत इस तरफ इशारा करती है। और देखिए, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पश्चिम एशिया की राजनीति, अल्पसंख्यक मुद्दे, ये सब काफी अहम है। तो चलिए इस लेख को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि द्रुज कौन है, क्या उनके संघर्ष हैं सीरिया में। जी। लेख में जिक्र है 1925 के फ्रांसीसी शासन के खिलाफ हुए विद्रोह का। सुल्तान अल अतरश ने नेतृत्व किया था। हाँ, ये बहुत बड़ा विद्रोह था और ये उनकी स्वायत्ता की लड़ाई का मतलब एक अहम हिस्सा है। पर ये लड़ाई तो शायद और पुरानी है। बिल्कुल, इससे पहले भी जैसे 1895 में ऑटोमन साम्राज्य से भी उनका टकराव हुआ था। अच्छा। लेकिन वो डटे रहे। उनकी संख्या कम है पर इतिहास गवाह है वो झुके नहीं। लेकिन एक और बात है, 1925 तक आते आते वो दमिश्क के व्यापारियों से व्यापार वगैरह करने लगे थे। हाँ, मैंने पढ़ा तो अभिजात वर्ग का जुड़ाव दमिश्क से बढ़ गया था। हाँ, तो मतलब वो दमिश्क की संस्कृति, राजनीति उससे भी जुड़ रहे थे। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। सही। अब उनकी पहचान की बात करें, लेख कहता है कि वो खुद को मुख्यधारा मुसलमान नहीं मानते। हाँ, ये सही है। हालांकि उनके धर्मशास्त्र में इस्लाम के तत्व तो हैं, बिल्कुल है, पर उनकी अपनी मान्यताएं हैं, जैसे तौहीद, ईश्वर और मानव की एकता। हाँ, और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। उनका अपना ग्रंथ है रिसाइल अल हिकमा, ज्ञान के पत्र। जी। लेकिन कुरान भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके धार्मिक ढांचे का हिस्सा है वो भी। और समुदाय के अंदर एकता बहुत मजबूत लगती है। बेहद मजबूत। जाति और धार्मिक बंधन, आप अंदाजा लगाइए, इजराइल में भी जहां थोड़ी ज्यादा आजादी है शायद, हाँ। वहां भी 1952 से 2009 के बीच, मतलब इतने सालों में सिर्फ 145 मामले आए धर्म बदलने के। बस, वो भी शायद शादी वगैरह की वजह से। हाँ, ज्यादातर गैर द्रुज से शादी के लिए। दुनिया में कुल आबादी करीब 10 लाख होगी इनकी। अच्छा। ज्यादातर सीरिया, लेबनान और इजराइल में। तो सीरिया की आजादी के बाद क्या हुआ? लेख में अदब शिशक-कली के शासन का जिक्र है, 1949-54। हाँ, शिशक-कली ने कोशिश की कि जो उनका स्थानीय नेतृत्व है उसे दबा दिया जाए। अच्छा। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जो द्रुज सैन्य अधिकारी थे उनमें एक नई, मतलब कह सकते हैं सांप्रदायिक चेतना जागी। और बाद में इन अधिकारियों ने तख्तापलट में भी अहम भूमिका निभाई। अच्छा, उन्होंने क्या मांगे रखी? देखिए, सिर्फ आर्थिक फायदे नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच शासन में स्वायत्तता थी वो वापस चाहिए। ओह। सरकार ने जवाब कैसे दिया? सब्सिडी खत्म कर दी, तस्करी के रास्ते बंद किए, हशीश का जो व्यापार था उसे खत्म किया। तो तनाव बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। और अब सीरिया में तो राज्य व्यवस्था लगभग चरमरा गई है। अब क्या स्थिति है? अब तो जैसा लेख बताता है, जातीय धार्मिक संघर्ष बहुत तेज हो गया है। शेख हिकमत अल हिजरी हैं, उनके नेतृत्व में द्रुज लड़ाके हैं। वो बेदुइन जनजातियों से लड़ रहे हैं। और आईसिस ने भी हमले किए थे शायद 2018 में। हाँ, बहुत भयानक हमले हुए थे। 200 से ज्यादा द्रुज मारे गए थे। स्वेदा के अस्पताल पर भी हमला हुआ। बाप रे। तो लड़ाई बहुत भीषण है। वो हारना नहीं चाहते, ये उनके वजूद की लड़ाई बन गई है। बाहरी ताकतों से उनके रिश्ते कैसे रहे हैं? लेख कुछ इशारा करता है। हाँ, इतिहास देखें तो उन्होंने अपने हितों के लिए, मतलब अलग अलग शक्तियों से तालमेल बिठाया है। कभी इजराइल, कभी सीरियाई शासन। इजराइल में तो उन्हें मान्यता भी प्राप्त है। जी, वो मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक हैं। और शुरू के जो जायोनी नेता थे उन्होंने उनसे रिश्ते भी बनाए थे। और अभी हाल में भी इजरायली वायुसेना ने कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने स्वेदा की रक्षा के लिए एक तरह से प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन क्या ये समर्थन भरोसेमंद है? लेख में कुछ शंका जताई गई है। हाँ, क्योंकि सीरिया का जो नया नेतृत्व है, कहा जा रहा है वो अमेरिका के करीब है, तो समीकरण बदल सकते हैं। लेबनान में कमाल जुमलात ने कोशिश जरूर की थी धर्मनिरपेक्ष गठबंधनों की, पर वो एक अलग दौर था, अलग राजनीति थी। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? संक्षेप में यही कि द्रुज एक बहुत विशिष्ट समुदाय है,
स्वायत्तता के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। और आज वो सीरिया के इस जातीय धार्मिक टकराव के बीच में है, अपने बचाव के लिए गठजोड़ और हथियार इसी का सहारा है। भविष्य तो अनिश्चित ही लगता है। बिल्कुल। शक्ति का आधार अब राजनीतिक वैधता नहीं बल्कि हथियार बन गए हैं। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि संघर्ष वाले इलाकों में अल्पसंख्यकों की हालत कितनी नाजुक होती है। पश्चिम एशिया की जटिलता, पहचान और सुरक्षा की लड़ाई। जी। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये समझना जरूरी है कि जब राज्य विफल होता है तो क्या होता है। जातीय संघर्ष, बाहरी दखल, ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल सही। तो अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो टिप्पणी में जरूर पूछें। जी। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि द्रूज समुदाय ऐतिहासिक रूप से गठबंधनों और हथियारों पर निर्भर रहा है। आज के इस टूटे हुए सीरिया में क्या सैन्य ताकत के अलावा भी कोई नई रणनीति हो सकती है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? सोचने वाली बात है।